तो अब की बार किसकी सरकार, लगातार इस पर हम आपको पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अब तक कुल 47% वोटिंग हुई है। ओवरऑल जो अभी तक अपडेट आया है, कुल 47% वोटिंग हुई है। और ये फैक्ट हम आपको दोपहर 3 बजे तक के दे रहे हैं। झारखंड में 60%, पश्चिम बंगाल में दोपहर 3 बजे तक 54% वोटिंग यहां पर हुई है। आगे बढ़े तो यूपी में 43% वोटिंग और पंजाब में 45% वोट अब तक डल चुके हैं। तो बिहार में भी दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा जो आया है सामने, 42% वोटिंग हुई है। और ओवरऑल अगर देखें तो 47% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। झारखंड में दोपहर 3 बजे तक 60%, जैसा कि हमने आपको बताया। और पश्चिम बंगाल में भले ही हिंसा की आग नजर आई हो लगातार, वहां भी वोटिंग फीसद सामने आया है। और पश्चिम बंगाल में 7वें चरण में भी हिंसा लगातार जारी रही। तस्वीरें सामने आती रही। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में झड़प और मारपीट की घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें कि इस्लामपुर की 3 तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बूथ के बाहर बमबाजी हुई तो बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। तनाव और हंगामे को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। बिल्कुल, और तस्वीरों के जरिए हकीकत आपके सामने है कि किस तरह से चुनावी माहौल यहां पर बिगड़ा हुआ है। इस्लामपुर में चुनाव को कवर कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ तक मारपीट की गई है। पश्चिम बंगाल के 7वें चरण में कई जगह से हिंसा और उपद्रव की खबर है। बसीरहाट के बूथ नंबर 66 और 67 के बाहर बम फेंका गया है। बसीरहाट में सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों को खदेड़ा तो वहीं पोलिंग अफसर की मांग पर बूथ नंबर 189 पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जाधवपुर में भी हंगामे की खबर है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। कहीं बमबाजी हुई तो कहीं किस तरह से तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें। बिल्कुल सही है मानी। और पश्चिम बंगाल का ही जिक्र यहां पर करें तो 7वें चरण में भी हिंसा और हंगामे की खबर लगातार सामने आती रही। कोलकाता में बाबुल सुप्रियो के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन तक किया। बाबुल सुप्रियो वोट डालने पहुंचे थे, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। सुरक्षा बलों ने किसी तरह से बाबुल सुप्रियो को वहां से निकाला। तस्वीर आपके सामने है। पश्चिम बंगाल के हालात यहां पर आप हिंसा को लेकर देख सकते हैं। बाबुल सुप्रियो कोलकाता में वोट देने के लिए पहुंचे अपने परिवार के साथ, और जब वोट देने के बाद वो बाहर आए तो तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। तो अब सिक्योरिटी जो है बाबुल सुप्रियो की, वो वहाँ यहाँ से उन्हें वापस ले जाने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लोग जो हैं यहाँ पर ताली बजा के बाबुल सुप्रियो के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बाबुल सुप्रियो जिस तरह से यहाँ पे पहुँचे हैं और जिस तरह से करीबन आधे घंटे तक वो यहाँ पे रहे हैं, वो सही नहीं है। और इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस के लोग फिलहाल बाबुल सुप्रियो के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। और बाबुल सुप्रियो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए ये भी सुन लेते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने बेटर लेट देन नेवर, बहुत पहले उनको ये करना चाहिए था। बस इस चरण में कितना सख्त जो है सिक्योरिटी की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह से हमें बहुत सारे अब जो है हिंसा के जो है तस्वीरें सामने आ रही है। बम्स जो है वो बरामद हुए हैं। दिस इज़ वेरी डिमीनिंग फॉर बंगाल। इट पोर्ट्रेज बंगाल इन अ वेरी बैड लाइट वर्ल्ड वाइड। और पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट की तरफ रुख करें तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। डायमंड हार्बर से बीजेपी उम्मीदवार नीलांजन रॉय की गाड़ी में देखिए तोड़फोड़ किस तरह से की गई। तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हंगामे का आरोप लगाया है। तो ये तस्वीर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बंगाल के 7वें चरण में भी ये जो हिंसा है वो यहां पर देखने को मिली। और पिछले 6 चरणों में भी सबीना हमने देखा था कि किस तरह से बिल्कुल सही ये हिंसा देखने को मिली थी। और इधर बारासात की बात करें तो यहां टीएमसी नेता काकुली घोष एक बूथ पर सीआरपीएफ के जवानों पर बरस पड़ी। तो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। काकोली की तस्वीर है, किस तरह से सीआरपीएफ कर्मियों पर यहां पर बरस पड़ी है। ये तस्वीर आपके सामने है। टीएमसी नेता काकोली घोष की ये तस्वीर है जो कि सुरक्षा कर्मियों पर कुछ इस तरह से भड़क उठी। बात
थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लोग आ जा रहे हैं। सर ये वोट हो रहा है, प्लीज आप लोग। और सबसे पहले आपको बता दें कि अब तक कुल 52% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। ताज़ा अपडेट इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। परसेंटेज आगे बढ़ा है, अब तक कुल 52% वोटिंग हो चुकी है। झारखंड में दोपहर अब तक 65% मतदान हुआ है। बंगाल में अब तक 64% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 46 वोटिंग हुई है और बिहार में अब तक 47% वोटिंग हुई है। तो ये हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने निकल कर आया है। तो रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी देने के लिए। रविकांत, 3:30 बजे एक बैठक बुलाई गई थी, तमाम जो प्रवक्ता हैं उनको मंत्र देने की बात कही गई थी। क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है और क्या जानकारी मिल पा रही है? हिमानी, इस वक्त ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में चल रही है और इस बैठक में अरुण जेटली के साथ साथ रामलाल और दिल्ली में जितने भी बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने पैनलिस्ट हैं, खासकर नए पैनलिस्ट जो मीडिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी को, और सभी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को इस बैठक में बुलाया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी आंकड़े हैं और उनको एक तरीके से सभी जगहों से जो जानकारी मिल रही है उस आधार पर क्या आंकड़ा मीडिया के सामने देना है, किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है मीडिया को लेकर, ये बैठक मीडिया टीम की है। और इस बैठक के बाद सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पार्टी की तरफ से आधिकारिक लाइन दी जाएगी और उसी लाइन के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो डिबेट में हिस्सा लेंगे और जो सीटों का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का वो कितना बताना है वो भी इस बैठक में तय करके सभी प्रवक्ताओं को बता दिया जाएगा। तो ये बैठक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में चल रही है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा रविकांत, लगातार आपकी तरफ रुख करेंगे। और मोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, कांग्रेस का क्या कुछ समीकरण अब रहने वाला है? 7वां चरण एक करीब 1-2 घंटे बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस में बैठकों की किस तरह की हलचल? देखिए, नतीजों से पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश तेज कर दी है, कवायद तेज कर दी है। जो विपक्षी दल गैर एनडीए खासतौर पर दल हैं उनको एक साथ करने की पूरी कोशिश की है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू इस मुहिम में लगे हुए। चंद्रबाबू नायडू विगत 24 घंटों में 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं और थोड़ी देर के बाद वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं। यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है, लिहाजा मुलाकात बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 7वें चरण का जो मतदान है वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। यानी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है यूपीए ने, कांग्रेस ने। और इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, मायावती से मुलाकात की थी उन्होंने, और शरद पवार से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो बाकायदा रणनीति के साथ यूपीए काम कर रही है, कांग्रेस काम कर रही है और सभी दलों को, खासतौर पर जो विपक्षी दल है, चाहे अभी यूपीए में नहीं है, नहीं एनडीए में है, केसीआर की हम बात कर लें, हम वाईएसआर कांग्रेस की बात कर लें, ममता बनर्जी की बात कर लें, हम अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, ये तमाम ऐसे दल हैं जिनको एक साथ करने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है और इसका दारोमदार खासतौर पर दिया गया है चंद्रबाबू नायडू को। जी ठीक है मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रविकांत भी बने हुए हैं, हम उनसे भी इसकी विस्तार से जानकारी ले रहे हैं। लेकिन पटियाला से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ से जुड़ चुके हैं, रवि सिसोदिया। रवि, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री की पत्नी खुद त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है, क्या फैक्टर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और अभी क्या जानकारी मिल रही है यहाँ से? पटियाला की बात करें, यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई है वो परनीत कौर और जो यहाँ के सांसद हैं धर्मवीर गांधी, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, इस पर उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, नवा पंजाब पार्टी बनाई है। और उसके बाद कुछ सहयोगी दलों के साथ यूँ कि कुछ पार्टियों के समर्थन उनको मिला, लेफ्ट का, बीएसपी का, उनके उम्मीदवार वो हैं। तो कहने कि जो मुख्य मुकाबला यहाँ का देखा जा रहा है वो धर्मवीर गांधी और परनीत कौर के बीच में देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ की जो जनता है वो उनके तरफ से जब बातचीत किया तो उन्होंने जरूर ये कहा था कि हम लोगों ने पिछली दफ़ा महारानी को हराकर गलती की। उनका ये मानना था कि महारानी, जिनको परनीत कौर जो हैं उनको महारानी कहते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि परनीत कौर ने यहाँ के लिए बहुत विकास किया था, यहाँ के लिए बहुत काम किया था। तो
तो जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए सीट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकती है, लेकिन मुकाबला है। हालांकि अभी अगर बात की जाए तो कुछ देर पहले जब कैप्टन यहाँ आए हुए थे, मुख्यमंत्री यहाँ पर जब उनसे बातचीत की जा रही थी तो उन्होंने भी दावा किया कि पंजाब में 13 में से 13 सीटें वो जीत सकते हैं, ऐसा उन्होंने दावा भी किया। जी ऐसा उन्होंने दावा भी किया है, तो कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री मतलब यहाँ पर एक अकेला यहाँ पर बिल्कुल है। लेकिन धर्मवीर गांधी की जो बात कर रहे हैं वो खुद हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन बाकियों की दिल की धड़कनें उन्होंने जरूर बढ़ा दी है। 2014 के समीकरण को भी यहाँ पर नहीं भूलना होगा और इन 5 सालों में सियासी समीकरण बदला भी है। आगे बढ़ते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चप्पे चप्पे से हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता सहयोगी मौजूद है और चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर का क्या कुछ कहना है ये आपको सुनवाते हैं। चंडीगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी किरण खेर जी हमारे साथ है। किरण खेर जी, किस तरह से देखते हैं पूरा चुनाव जो है, किस तरह से देखते हैं पूरी जो कैंपेनिंग आपकी रही है? बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन रही है और बहुत ज़ोर शोर से कैंपेन रही है, बहुत जोश और उमंग भरी कैंपेन रही है। पूरे शहर से बहुत अच्छे हमको मिले हैं रिएक्शंस लोगों के, प्यार लोगों का उमड़ कर वो दिख रहा बाहर के बूथ। जो पिछले 5 सालों में आपने काम किया है उसके आपको लगता है कि दोबारा जनता चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी, मुझे भी चुनेगी, मोदी जी को भी चुनेगी। लेकिन बंसल जी तो कह रहे हैं कि जो पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, वो लोगों को जाकर ये बता रहे हैं। बंसल जी अभी आज क्या बताएंगे, ये बंसल जी तो बहुत दिनों से यही रोना रो रहे हैं। वो अपने 15 साल में कुछ काम कर लेते तो बीच के 5 साल वो मिस ना करते ना। कहते मैडम ने मेरे को बोला घुसूना मार दूंगी, इस तरह की बातें वो करते हैं। अब वो तो मतलब हमें बचकानी बातें वो करेंगे तो मैं भी करूँगी, क्या बताइए। तो ये थे किरण खेर जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो चंडीगढ़ से जो है इस बार जो है दोबारा जीत यहाँ पर दर्ज कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर किरण खेर जो हैं अपनी जीत का दम भरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ में पत्नी के साथ अभिनेता अनुपम खेर भी नजर आए। उनसे बात की हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर ने। अनुपम खेर जी हमारे साथ हैं। खेर साहब, जिस तरह से आपने यहाँ पर कैंपेनिंग की है, क्या लगता है किस तरह का रिस्पांस रहेगा? ग्रेट रिस्पांस है। आई थिंक लोगों का जो रिस्पांस वो है कि वो लोगों को एक उम्मीद जागी है कि अगर हम अपनी उम्मीदें रखें और अपने उस पर मेहनत से काम करें तो हमारी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, क्योंकि उनके सामने एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर एक चाय वाला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है और उससे पहले 3 टर्म्स के लिए 15 साल तक गुजरात का सीएम रह सकता है, और उन्होंने हमेशा पिछले 5 साल में बहुत ही लोगों को बढ़ावा दिया है, उनको इंस्पायर किया है हर फील्ड में, चाहे वो गेम्स हों, चाहे वो सेना हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, सबको उन्होंने बहुत ही इंस्पायर किया है। सर, जिस तरह से जो एलिगेशन लगा रहा है, जो विपक्ष एलिगेशन लगा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए लेकिन बात नहीं की, पत्रकारों के जवाब नहीं लिए, तो कहीं एलिगेशन तो लगते रहते हैं। उनका अपोजिशन का काम ही एलिगेशन लगाना है। प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है, अपोजिशन एलिगेशन लगा रहे हैं। आज तक किसी भी अपोजिशन के किसी भी मेंबर ने क्या आपके ज़रिए, प्रेस के ज़रिए किसी को भी एक रोड मैप दिया है, एक विजन दिया है, एक ब्लूप्रिंट दिया है कि हम क्या करेंगे, सिवाय ये बोलने की कि मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ, या इन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो तो बेचारे, आप एक सोते हुए इंसान जो एक्टिंग कर रहा है सोने की, उसको जगा ही नहीं सकते, तो वो और बेचारे क्या बात करें। राहुल गांधी ने एलिगेशन ना लगाए तो आपको न्यूज़ कैसे मिलेगी? राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान लगाए कि वो बिल्कुल बायस्ड काम कर रहा है। मोदी जी दैट मींस दे डोंट बिलीव इन एनी इंस्टीट्यूशन, दे डोंट बिलीव इन एनी इंस्टीट्यूशन, दे डोंट बिलीव इन CBI, दे डोंट बिलीव इन इलेक्शन कमीशन, दे डोंट बिलीव इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो आदमी सिर्फ नुक्ताचीनी करता रहे, उसको मुझे उसको देखकर शक की निगाह से देखें तो किस पर बिलीव करते हैं? जैसे केदारनाथ के हैं प्रधानमंत्री, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल निशानी लगा रहा है। हाँ, लगा दें। 23 तारीख को फिर लगाना शुरू करें, 5 साल तक फिर करते रहेंगे। तो ये थे अनुपम खेर जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का जो काम है वो एलिगेशन लगाना है और वो लगाता रहता है। वीडियो श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान में कुछ और वक्त यहां पर बचा हुआ है और आपको बता दें कि आपसे कुछ देर बाद न्यूज़ नेशन पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देख सकते हैं शाम 5 बजे से लगातार। तो लगातार हम आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि शाम 5 बजे से देखना ना भूलिएगा। अब सिर्फ आधे घंटे का वक्त रह गया है, आप ये सबसे सटीक और भरोसेमंद एग्जिट पोल देख सकते हैं न्यूज़ नेशन पर। और आइए अब आपको मिलवाते हैं आज़ाद भारत के पहले वोटर से, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बता दें कि हमारे तमाम जो सहयोगी है वो भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। मोहित राज दुबे हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। किस तरह की हलचल वहाँ अब देखने को मिल रही है, जरा ये एक अपडेट फटाफट से ले लेते हैं मोहित से। मोहित,
देखिए, चंद मिनटों के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हम सोनिया गांधी के आवास के बिल्कुल सामने खड़े हैं। हमारे ठीक बगल में कांग्रेस हेडक्वार्टर भी है और यहीं से चंद्रबाबू नायडू सोनिया गांधी से मिलने के लिए जाएंगे। इससे पहले आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि 24 घंटों के भीतर राहुल गांधी से 2 बार उनकी मुलाकात हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विपक्षी एकता को गोलबंदी के लिए, खासतौर पर विपक्षी दलों को गोलबंदी करने की जिम्मेदारी खासतौर पर। चलिए मोहित, नजर बनाए रखेगा, लगातार आपकी तरफ रुख करेंगे। कांग्रेस की सियासत को आप समझने की कोशिश आगे जरूर करेंगे और बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ रविकांत भी बने हुए हैं। रविकांत, बहुत जल्द आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की हलचल बीजेपी के खेमे में नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपनी रणनीति पर काम कर रही है और जो एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे उसको देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी के खेमे में सब कुछ सेटल है, क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो जनता उन पर भरोसा जताएगी और एक बार फिर 2014 की तरीके ही वो यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। अब देखना यह है कि जनता किसके दावों पर और किसके वादों पर यकीन करती है। इसके लिए 23 मई का इंतजार होगा। लेकिन जो अब से कुछ ही देर बाद होगा, लेकिन पोलिंग अभी भी कुछ वक्त बाकी रह गया है। रवि सिसोदिया भी हमारे साथ है। रविकांत, आएंगे आपके पास हम। रवि सिसोदिया भी हमारे साथ है। अभी भी थोड़ा वक्त बाकी रह गया है, क्या अभी भी वहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है या क्या है अभी अपडेट रवि सिसोदिया? देखिए, जहाँ तक पटियाला की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी भी वोटर्स जो हैं वो आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। हालांकि यहाँ कतारें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें सुबह के टाइम पे लाइन थी, उस टाइम बहुत लंबी संख्या में, या यूँ कह कि बहुत लंबी लाइनें थी सुबह में। उस दौरान मतदाता आ रहे थे, अपना मत का प्रयोग कर रहे थे। दोपहर का समय था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे, करीब 12:30 बजे करीब में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पत्नी और यहाँ के जो कांग्रेस के कैंडिडेट है परनीत कौर, उनके साथ आए थे। उन्होंने करीब 12:30 बजे यहाँ मतदान किया था। उससे पहले इसी बूथ पे धर्मवीर गांधी भी। चलिए, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। लगातार हमारे तमाम संवाददाता, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं मानी, ताकि कोई भी खबर, खासतौर से क्योंकि चुनावी माहौल और लगातार इन 7 चरणों को न्यूज नेशन ने बखूबी कवर भी किया। बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं जिस तरह से लगातार कि बस अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। अब से कुछ ही देर बाद न्यूज नेशन पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देख सकते हैं। शाम 5 बजे से लगातार न्यूज नेशन पर आप ये सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल देख सकते हैं। और जैसा कि हिमानी ने बता दिया, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं, सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक एग्जिट पोल अगर आप देखना चाहते हैं तो न्यूज नेशन के साथ बने रहिए शाम 5 बजे से लगातार।